बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी दोस्त समंदर। समंदर की लहरें ऊंची होती जा रही थीं, जैसे अपने करीब आते उस आग के गोले को लपक कर निगल लेना चाहती हूं। बस अब सूरज डूबने को था। कन्नन किनारे बैठा सीपियां बीन रहा था, तरह तरह की रंग बिरंगी सीपियां, कोई झक सफेद तो कोई थोड़ा थोड़ा गुलाबी रंगत लिए। जितने रंग उतने ही आकार। उसने अपना सर उठाकर एक बार समंदर की तरफ देखा। सूरज आधा पानी में और आधा बाहर था। वो सीपियां अपने रुमाल में रख के झट से खड़ा होकर पानी की तरफ दौड़ा। ठीक यही समय होता है जब उसको अपने बाबा की नाव दिखाई देने लगती, लहरों पर हिचकोले खाती, न ज्यादा छोटी न बड़ी, मझोली नाव, इतनी बड़ी कि उसमें सवार होकर बाबा 3 लोगों के गुजारे लायक मछलियां पकड़ लाएं। 3 लोग यानी वो खुद, बाबा और अम्मा। कन्नन, ओ कन्नन! उसके बाबा किनारे पर नाव खींचते हुए जोर से चिल्लाए। कन्नन दौड़ता हुआ उनसे जाकर चिपट गया। उसकी रुलाई फूटने लगी। बाबा उसके बालों में उंगलियां फिराने लगे। कितना समझाया इस नादान को कि मछुआरा तो रोज समंदर में जाएगा और ऐसे ही अपना और अपने परिवार का पेट भरेगा, तो उसके लिए रोना क्यों करना इस तरह किनारों पे खड़े होकर इंतजार। लेकिन कन्नन को कुछ समझ नहीं आता। वो शायद गांव का इकलौता लड़का होगा जो समंदर के किनारे पैदा हुआ, पला बढ़ा, लेकिन लहरों से घबराता था। देर रात जब पानी की आवाज तेज सुनाई देती तो वो अपने अम्मा बाबा के बीच में दुबक जाता। कन्ना, उसके पापा ने लाड़ से उसका माथा चूमा और उसके सामने घुटनों पर बैठ गए। अपने कंधे में लटके मटमैले थैले से एक संदूक नुमा डिब्बा निकालकर उसको थमा दिया। कन्नन की आंखें जगमगा गईं। ये क्या है? खजाना? कन्नन दोनों पैरों से उछलने लगा, फिर रेत पे पसर के बैठ गया। फीके पड़े हरे, नीले, पीले रंग वाले उस संदूक पर अपनी उंगलियां फिराईं। उसके सुनहरे कुंदे को हौले से ठकठकाया। ये कहां से मिला आपको? उसने हैरानी से संदूक को खोलते हुए पूछा। ये संदूक मुझे समंदर की तलहटी से मिला है। इसमें जलपरी अपने गहने रखती थी, बाबा ने बनावटी लहजे से कहा। बाबा, तलहटी यानी समंदर में बिल्कुल नीचे, यानी बहुत बहुत गहराई में, है ना? कन्नन ने हैरानी से आंखें फाड़ के पूछा। सचमुच बाबा? बताइए ना, वहां जलपरियां भी होती हैं क्या? और आप कब गए तलहटी में? वहां और क्या होता है बाबा? कन्नन मचल उठा था। समंदर के नीचे की तिलस्मी दुनिया को जान लेने की जिद करने लगा था। बाबा मुस्कुरा दिए थे बस, और उन्होंने प्यार से अपने लाडले बेटे का माथा चूम लिया। कन्नन ने उस रोज चुपके से अम्मा और बाबा से छुपकर उस बक्से को उल्टा करके जोर जोर से जमीन पे ठोका कि क्या पता किसी कोने में छिपा रह गया हो जलपरियों का कोई अनमोल रत्न, कोई हीरा या पन्ना जो झड़कर उसके हाथ लग जाए। वो सोच रहा था, क्या पता रातों रात हमारे पास खूब सारा पैसा आ जाए और फिर बाबा को तूफानी रातों को मछलियां पकड़ने के लिए समंदर में ना भटकना पड़े। ईश्वर का अपना घर यानी केरल के कोल्लम जिले का कोई गुमशुदा सा गांव था, जहां कन्नन का छोटा सा घर बड़े से समंदर के किनारे बना था। ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ों के बीच नीली सी छत वाला घर। गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग मछुआरे थे, इसलिए समंदर इनका भगवान। लेकिन 10 साल के कन्नन को अपने बाबा का समंदर में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो देखता था कि बाबा जैसे ही समंदर में नाव उतारते, अम्मा घर के बाहर चबूतरे पर एक दिया रख देती और नारियल के पत्तों से उसकी आड़ बना देती। वो दिया दिन रात जलता रहता। जब तक बाबा लौट न आते, अम्मा उस दिए का पूरा ख्याल रखती। कभी तेल डालती तो कभी उसकी बाती को आगे सरकाती, और कभी तेज हवा चलती तो खुद वहीं देहरी पर बैठकर दिए की लौ को अपनी हथेलियों में छुपा लेती। वो देखता था कि बाबा को वापस आता देखकर अम्मा की उदास आंखें कैसे चमक जाती थीं। बाबा जब तक किनारे पर अपनी नाव बांधते, तब तक अम्मा दौड़कर अपना नारियल ले आती और दरवाजे पर फोड़ देती।
कन्नन समझ नहीं पाता कि अम्मा ऐसा क्यों करती हैं, मगर वो ये जरूर जानता था कि अम्मा के दिया जलाए रखने के कारण ही शाम ढलते ही बाबा घर लौट आते हैं और साथ में बड़ी बड़ी मछलियां लाते हैं। अगली सुबह अम्मा उन मछलियों को लेकर पास के बाजार जाती और खूब सारे पैसे लाती। कन्नन को पैसों से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन बाजार से उसके लिए कभी टॉफी, कभी मिठाई और कभी खेल खिलौने भी आते थे। कन्नन बहुत खुश होता अपनी पसंद की चीजें पाकर, मगर फिर भी उसको अपने बाबा का मछलियां पकड़ने जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। बाबा उसको कभी मछलियों के बारे में बताते तो वो तुनक जाता। मैं नहीं जाऊंगा समंदर में, नहीं पकड़ूंगा मछलियां। अम्मा इमली की चटनी में सने हुए चावल का गोला उसके मुंह में डालते हुए हंस के पूछती, समंदर में नहीं जाएगा तो खाएगा क्या? और हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमको क्या खिलाएगा? कन्नन अपनी गर्दन तान के कहता, मैं बाजार में अप्पम और कॉफी का स्टॉल लगाऊंगा, वैसा जैसा कुट्टन के पापा लगाते हैं। बाबा आप भी लगाओ ना वैसा स्टॉल, या कैसा भी। अपने भोले बच्चे की बात पर कन्नन के अम्मा और बाबा देर तक हंसते रहते। बाबा सोच में पड़ जाते कि कैसे इसका मन बदलूं। एक मछुआरा अपनी औलाद को वसीयत में एक जाल और नाव के अलावा और दे भी क्या सकता है? अम्मा की आंखों के कोर भी भीग जाते। काश के समंदर से डरने वाले उनके बेटे को वो जरा सी ठोस जमीन दे पाते। पूरी दुनिया में हर दिन एक अलग ढंग का होता है, कभी सूरज तेज, कभी बारिश, कभी थोड़ा धुंध, कभी कोहरा, कहीं कहीं तो बर्फ भी गिरती है। पर लोग ठहरते नहीं, काम रुकते नहीं। बाबा ने कन्नन के गाल थपकते हुए कहा, लेकिन आज अलग है बाबा, वो पेड़ देखिए कैसे हिल रहा है, राक्षस जैसे। और मास्टर जी कहते हैं कि समंदर का मन जानना हो तो ये नारियल और ताड़ की फुनगियां देखो, ये आपस में उलझने लगे तो समझो आज नाव पानी में नहीं डालना। बाबा जोर जोर से हंसने लगे। अम्मा की तरफ देख के बोले, तुम्हारा लड़का अब मौसम वैज्ञानिक हो गया है, चलो अप्पम कॉफी के स्टॉल से तो छुट्टी मिली। कन्नन शर्माते हुए बाबा के पैरों से लिपट गया। चुपके से उनकी सफेद धोती के नरम कपड़े से अपनी आंखें पोंछ ली। ये रोज का किस्सा था। कन्नन कभी मौसम, कभी किसी सपने का हवाला देकर बाबा को रोकने की कोशिश करता रहता, मगर वो उसके रोके से कहां रुकते थे। बाबा के जाते ही कन्नन अपना मन बहलाने के लिए सीपियों वाला संदूक खोल के बैठ जाता, खेलता रहता उनसे मनगढ़ंत खेल। किसी बड़ी सीप को बाबा बनाता और सबसे सुंदर चिकनी नर्म सीप को अम्मा। छोटी छोटी सीपियां सब की सब कन्नन। फिर वो बातें करता उनसे, कहानियां गढ़ता, जलपरियों की कहानियां। कहां जानता था कि किन्हीं छोटे मोटे कीड़ों का कफन थी ये सीपियां। एक शाम सूरज ढलने के बहुत देर बाद भी बाबा घर नहीं लौटे। अम्मा बार बार चौखट पर रखे दिए में तेल भर आती और वहीं घुटनों में सर रख के बैठ जाती। कन्नन भी न जाने कितनी बार किनारों तक हो आया था। सारे मछुआरे लौट आए थे, मगर बाबा की नाव दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। सूरज आधा पानी में गया तब भी नहीं दिखी, फिर पूरा डूब गया तब भी नहीं। गांव के दूसरे मछुआरे कश्ती लेकर कुछ दूर तक खोजने भी गए, मगर बाबा नहीं मिले। समंदर चिंगाड़े मार रहा था, लहरें जैसे आसमान छू रही थीं। कन्नन ने देखा नारियल ताड़ के पेड़ आपस में बुरी तरह उलझ गए हैं। कई पत्ते तो टूट के यहां वहां उड़ गए थे। बड़ा भयंकर तूफान था। सुबह तक सबने मान लिया था कि अब उसके बाबा नहीं लौटेंगे। अम्मा ने भी मान लिया था। उन्होंने दीपक में तेल भरना बंद कर दिया। कन्नन ने लोगों से कहते सुना था कि समंदर अपने पास कुछ नहीं रखता, हर चीज तीसरे दिन वापस किनारे पे लौट आती है। उस दिन के बाद से कन्नन हर शाम समंदर के किनारे बैठा अपने बाबा का इंतजार करता। एक दिन बीता, दूसरा दिन भी बीत गया, फिर तीसरा दिन भी बीत गया, मगर उसके बाबा नहीं लौटे। कन्नन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुपचाप उठकर कमरे के कोने में रखे बड़े से संदूक के भीतर से बाबा का लाया हुआ हरा पीला सीपियों वाला संदूक लेकर बैठ गया। उसको बाबा की बात याद आने लगी कि संदूक उन्हें समंदर की तलहटी में मिला था, जहां जलपरियां रहती हैं, और जलपरियों को समंदर के अंदर की हर बात पता रहती है। वो बाबा का पता भी जरूर बताएंगी। कन्नन को उसके बाबा ने जलपरियों की कहानी सुनाई थी, मोती वाले सीपियों के जादू बताए थे,
उन्होंने समंदर के खारे होने की एक मजेदार कथा भी सुनाई थी और ये भी बताया था कि गहरे सागर में कौन कौन सी मछलियां मिलती हैं, और झींगा मछली दरअसल मछली नहीं है। बाबा ने यह भी बताया था कि जाल फेंकते कैसे हैं, लपेटते कैसे हैं, बाजार में किस मछली के दाम कितने हैं, और तो और उसे जलपरियों के गहनों का डिब्बा भी लाके दिया था। बाबा ने उसको इतनी सी उम्र में सब कुछ बताया था, बस ये नहीं बताया था कि किसी बच्चे के बाबा अगर समंदर से नहीं लौटे तो वो क्या करे, कहाँ खोजे, कैसे रहे उनके बिना और कैसे संभाले अपनी अम्मा को। कन्नन सारा दिन समंदर के किनारे बैठा रहता, कभी रेत में पैर धंसाकर गुफा जैसा घर बनाता तो कभी सीपियां और चिकने पत्थर इकट्ठे करता। शाम का सूरज जब आधा पानी में आधा बाहर रहता तो वो आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगता, अपने बाबा के लौट आने की प्रार्थना। कन्नन, कन्नन, अरे तू यहां बैठा है, कहां कहां खो जाई तुझे? मैं तो डर गई थी बेटा, कहते हुए अम्मा ने उसको कस के गले से लगा लिया। कन्नन चुपचाप अपनी अम्मा की उंगलियां पकड़े उनके साथ घर को चल पड़ा। 2 महीने पहले बाबा को खो देने के बाद से अम्मा ऐसे ही डर जाती थी। वो कन्नन को जरा देर को भी खुद से अलग नहीं करना चाहती। कन्नन भी अपनी अम्मा की तरह ही उदास रहने लगा था। पहले उसको समंदर से डर लगता था, लेकिन अब उसे नफरत हो गई थी। उसका मन करता कि वो सूरज से प्रार्थना करे कि वो सारे के सारे समंदर सुखा डाले, दुनिया में न समंदर रहे न मछलियां, और वो जाल भी न रहे। और सीपियां? कन्नन सोच में पड़ गया। सीपियां रह भी जाएं तो कोई बुराई नहीं है। घर पहुंचकर कन्नन ने अपनी अम्मा के साथ खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया। उसको नींद नहीं आ रही थी। अम्मा भी करवटें बदल रही थीं। वो जानता है कि उनको भी नींद नहीं आ रही है। पिछले कुछ दिनों से कन्नन ने अपने बाबा को लौटा लाने के 20 तरीके सोचे थे, लेकिन एक भी कारगर होता नहीं नजर आ रहा था। और तो और गांव के सब लोग उसे बार बार ये मान लेने को कहते कि उसके बाबा अब कभी नहीं लौटेंगे। बाबा के चले जाने के बाद अम्मा के लिए घर चलाना बहुत कठिन हो गया था। धीरे धीरे रखा हुआ अनाज भी खत्म होने लगा था। अम्मा अंदर कोठरी में जाती और बड़े बड़े ड्रमनुमा बर्तनों में झांकती, मिट्टी के घड़े जैसे मोटे, कन्नन से भी ऊंचे ऊंचे बर्तन। कन्नन पूछता, अम्मा चावल बचा है? तो अम्मा कहती, हाँ ढेर सारा। और अम्मा की आवाज घर भर में गूंज जाती और कन्नन को सब समझ में आ जाता। कभी कभी आसपास के लोग खाना पीना पहुंचा देते, पर आखिर कितने दिन। अम्मा अब दूसरे मछुआरों की मछलियां बाजार ले जाकर बेचती, जिसके बदले में उसको बहुत थोड़े पैसे मिलते। मगर कुछ भी न मिलने से तो ये ठीक ही था, लेकिन इस तरह कैसे चलता, कब तक? बाबा को गए 8 महीने बीत गए थे। अब बहुत जरूरी था कि घर से कोई मछलियां पकड़ने जाए, और कन्नन के सिवा वहां था ही कौन। हालांकि कन्नन अब थोड़ा समझदार और जरा सा ऊंचा भी हो गया था, लेकिन समंदर से खौफ खाने वाले अपने लाडले बच्चे से अम्मा ये बात कहे भी तो कैसे। और किनारों पे बैठ के तो ये काम होने से रहा, लेकिन अम्मा के कहे बिना कन्नन जानता था कि अब उसके पास सीपियां खेलते हुए दिन बिताने का सुख बाकी नहीं रहा। पिता का जाना बहुत कुछ ले जाता है, और सबसे पहले जाता है बचपन। कन्नन अगली सुबह जल्दी उठ गया। वो बाहर जाकर बिखरे जाल को समेटने लगा। इतना बड़ा नीला जाल उसके हाथ ही नहीं आ रहा था। वो जितना समेटता उतना उलझता जाता। अम्मा ने उसको देखा तो बाहर आ गई। क्या कर रहा है कन्ना? उसने प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए पूछा। अम्मा, आज से मैं भी मछलियां पकड़ने जाऊंगा। पड़ोस के वेलू चाचा ने कहा कि मैं उनकी नाव पे सवार होकर जा सकता हूँ। अम्मा हैरान होकर अपने बेटे को देख रही थी। सचमुच बहुत बड़ा हो गया था उसका बेटा, और बहुत ज्यादा समझदार भी। जीवन के रिक्त स्थान अगर जल्दी नहीं भरे गए तो उनमें दुख अपनी जगह बनाने लगता है। अम्मा खुश थी कि उनका कन्नन बाबा की जगह ले रहा है। धीरे धीरे कुछ सालों में वो भी अपने बाबा जैसा हो जाएगा। एक अरसे बाद अम्मा मुस्कुराई थीं। माएं भी कितनी भोली होती हैं। उनके लिए कुछ अच्छा होना जरूरी नहीं है, होने की उम्मीद ही उनको सुख से भर देती है। वो दौड़कर भीतर गईं और मिट्टी का बड़ा सा दिया ले आईं और उसे ऊपर तक तेल से भरकर जला दिया। आंसुओं से भरी आंखों से देखती रही अपने बेटे को पहली बार समंदर में उतरते हुए। उसके मन ने ढेर सारी दुआएं पढ़ लीं। कुछ दिनों तक आसपास के लोगों के साथ जाते जाते अब कन्नन मछली पकड़ना सीख रहा था।
नाव किनारे से दूर, बहुत दूर निकल जाती तो चारों ओर नीला नीला पानी और सर पे भी नीला आसमान देखकर उसका जी घबरा जाता। ऐसे वक्त उसे बाबा बहुत याद आते। जब बाकी के मछुआरे जाल खींचते वक्त कोई गीत गाते या तान छेड़ते तो वो पूरी ताकत से चिल्लाता, बाबा बाबा लौट आओ ना बाबा। वो सचमुच सूरज से जिद करने लगता कि सुखा दो इस सारे पानी को। वो गुस्से से चीख पड़ता, समंदर को जमीन कर दो भगवान। मगर उसकी आवाज वहीं लहरों में गुम हो जाती। वो जून का आखिरी सप्ताह था। केरल में मानसून की दस्तक हो चुकी थी। समंदर थोड़ा गुस्सैल लग रहा था, लेकिन मछुआरे कब इन सब बातों की परवाह करते। उन्हें तो ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़नी थीं आने वाले दिनों के लिए। उस दिन जाल से मछलियां निकालते समय कन्नन ने देखा कि जाल में ढेर सारी प्लास्टिक की बोतलें, डब्बे, पन्नियां उलझे हुए थे। जितनी मछलियां उतना कचरा। वेलू चाचा छांट छांट के मछलियां बोट में और कचरा पानी में वापस डालते जा रहे थे और बड़बड़ाते भी जा रहे थे कि हर जगह इंसान घुसपैठ करने लगा है। मछलियों के लिए भी जगह नहीं छोड़ी इन लोगों ने। कन्नन हैरान था। सच कह रहे थे वेलू चाचा। और बेचारी जलपरियां, वो कैसे रहती होंगी। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, चाचा अगर हम ये सब कचरा भी पानी से निकाल लें तो। मास्टर जी कितना तो बताते हैं सब, उन्हें सब पता रहता है सही सही। अरे हाँ रे कन्ना, तू ठीक कह रहा है। इस तरह धीरे धीरे समंदर का कचरा कम हो ही जाएगा। पता नहीं हमको क्यों नहीं सूझा ये। चाचा ने उसका माथा चूम लिया। उस दिन के बाद वेलू चाचा ही नहीं, गांव के सारे मछुआरे कचरा बटोर कर किनारे लाने लगे। फिर वो कचरा रिसाइकिल होने लगा। गांव की इस पहल के चर्चे अखबारों में भी हुए, तस्वीरें छपी। लोगों ने कहा, समंदर हमारा पिता है, उसकी रक्षा की हमने तो अब वो हमें सुख देगा। सब खुश थे सिवाय एक कन्नन के। उसकी समंदर से नाराजगी जस की तस थी। और इन दिनों तो समंदर भी जैसे नाराज था। बड़ी बड़ी लहरें तटबंध तोड़ के गांव में घुसी चली आ रही थीं। मौसम के तेवर भी खतरनाक थे। नारियल और ताड़ की फुनगियां आसमान में एक दूसरे से उलझने लगी थीं। मछुआरों को समंदर में न जाने की हिदायत दी गई थी। बड़ी स्याह रात थी। गांव में सन्नाटा था। लहरों की खलबलाहट और हवा की साए साए के सिवा कोई आवाज नहीं। अचानक रात को कन्नन के दरवाजे पर दस्तक हुई, हल्की दस्तक। वो चट से उठ गया। बाबा के जाने के बाद वो ऐसे ही सोता था, अज जगा सा। उसने अम्मा को जगाया। अम्मा कोई दरवाजा ठोक रहा है। दिन भर के काम से थकी हारी अम्मा गहरी नींद में सोई हुई थी। वो चौंक के उठ बैठी। कौन होगा इस वक्त? अभी तो सूरज समंदर के भीतर ही है। अम्मा थोड़ा घबरा रही थी। दरवाजे पर ठोकने की आवाज तेज हो गई। कन्नन ने दिए की बाती ऊंची कर दी और उठकर दरवाजा खोल दिया। बाहर एक साया खड़ा था, बड़े बड़े बाल और बहुत लंबी सी दाढ़ी वाला साया। कन्नन घबरा कर 2 कदम पीछे हट गया। तभी उस साये ने कन्नन को जकड़ लिया और धीरे धीरे से सकने लगा। कन्नन, मेरा बच्चा, मेरा कन्ना। कन्नन चौंक पड़ा। बाबा! अम्मा भी चौंक गई। तीनों गले लग के रोने लगे। महीनों बाद आज उसके बाबा लौट आए थे। बाबा बता रहे थे, न जाने किस टापू पे अटक गया था मैं। रोज लकड़ी की नाव बना के भटकता, पर कोई और छोर नहीं मिलता। कल शाम न जाने कहां से एक बड़ी सी लहर आई और मुझे किनारे लाके पटक गई। होश आया तो देखा ये तो मेरा अपना गांव है। चमत्कार है ये तो। अम्मा ने भगवान के सामने दिया जलाते हुए कहा। कन्नन ने खिड़की के बाहर झांका। गहरे अंधेरे में दूर तक फैले समंदर की लहरें रह रह कर चमक जाती, जैसे जलपरियों की आंखें हों। वो मुस्कुरा दिया और हौले से बोला, आज से तुम मेरे दोस्त, तुमने मेरे बाबा को लौटाया। उसे लगा समंदर के हंसने की आवाज आई और जैसे उसने कहा, हाँ हम दोस्त, और बाबा को लौटना ही था कन्नन, क्योंकि बच्चों की कहानियां हमेशा सुखांत होनी चाहिए। बस इतनी सी थी ये कहानी।